कक्षा 12 अर्थशास्त्र के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार पेपर देने वाले हैं, तो हम उन सभी स्टूडेंट के महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर लेकर आए इस वीडियो में, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल ये 8 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें मैं बताऊँगा। ये VVI क्वेश्चन आप लोग कह सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चन आंसर को हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, 2 ऐसी मूल आर्थिक समस्याएं बताइए जिनका समाज सामना करता है। ये जो आपका प्रश्न है, मैं आपको डेट भी बताता चलूँगा जिससे आप लोगों को पता चले कि किस वर्ष में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो 2020 में प्रश्न पूछा गया है ये वाला 2 ऐसी समस्याओं के बारे में, आर्थिक समस्याओं के बारे में। उत्तर देखिए सबसे पहला है सीमित संसाधनों का विनिधान। ठीक है, दूसरा है वस्तु और सेवाओं के अंतिम मिश्रण का विवरण। ठीक है, ये 2 ऐसी मूल आर्थिक समस्याएं हैं जिनका समाज सामना करता है। ठीक है, तो ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसको आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, ये भी आपका VVI क्वेश्चन। देखिए, सकारात्मक तथा आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में भेद कीजिए या अंतर बताइए। भेद और अंतर दोनों एक ही होता है, तो घबराना नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं सर भेद क्या होता है, अंतर क्या होता है। देखिए, भेद और अंतर क्या है, अथवा लगकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसका आंसर यही होगा जो यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, NCERT का ये क्वेश्चन है, 2020 में भी पूछा गया था, 2023 और इस साल यानी 2024 में भी पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, तो उत्तर चलिए देख लेते हैं इसका। देखिए, सबसे पहले सकारात्मक अर्थशास्त्र की मैं बात करूँ तो देखिए, सकारात्मक अर्थशास्त्र से अभिप्राय उस अध्ययन से है जिसमें ये अध्ययन किया जाता है कि विभिन्न क्रियाविधियाँ किस प्रकार कार्य करती हैं। जो विभिन्न क्रियाविधि हैं सकारात्मक अर्थशास्त्र में, ये किस प्रकार से कार्य करती हैं। अब आदर्शात्मक अर्थशास्त्र की बात करूं तो यहाँ पर देखिए, आदर्शात्मक अर्थशास्त्र से अभिप्राय उस अध्ययन से है जिसमें ये समझने का प्रयास किया जाता है कि कौन सी क्रियाविधि हमारे अनुकूल है और कौन सी अनुकूल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर दोनों बातें की जाती है कि कौन सी क्रियाविधि है जो हमारे अनुकूल है और कौन सी हमारे अनुकूल नहीं है। ठीक है, तो सकारात्मक और आदर्शात्मक जो है अर्थशास्त्र की बात की जा रही थी, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। यहाँ पर देख सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग वीडियो को रोक कर भी समझ सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि आपके लिए समझना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, ये देखिए 3 नंबर प्रश्न पूछा गया है, उत्पादन संभावना सीमा क्या है। ठीक है, NCERT का क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन आप लोगों का बोर्ड परीक्षा में 2020 में पूछा गया था। तो उत्पादन संभावना सीमा क्या है, इसके बारे में बताना है। 3 नंबर का क्वेश्चन से आप लोगों का आंसर चलिए देख लेते हैं। देखिए, उत्पादन संभावना वक्र संभावना सीमा 2 वस्तुओं के उन सभी संभव संयोगों को दर्शाता है जिनका, देखिए सबसे पहला है उपलब्ध संसाधनों तथा दूसरा है वर्तमान तकनीकी ज्ञान द्वारा उत्पादन किया जा सकता है। तो ये भैया उत्पादन संभावना सीमा जो है पूछा गया था क्वेश्चन, और इसका मैंने आंसर बता दिया। देखिए, इतना ही आंसर था और इसको आप लोग लिख जरूर लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, क्या पूछा गया कि उत्पादन संभावना सीमा क्या है, देख सकते हैं। इसको दर्शाया गया है 2 भागों में। ठीक है, देख सकते हैं। अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें मैं बताऊँगा। निचोड़ है आपका चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक। ठीक है, यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन पूछा क्या गया है। देखिए, मांग वक्र का दाईं ओर खिसकना क्या दर्शाता है। जो मांग वक्र है, मैंने काफ़ी बार आप लोगों को बताया है अर्थशास्त्र में कि मांग वक्र का दाईं ओर खिसकना क्या कहलाता है। तो उत्तर में देखिए, मांग वक्र का दाईं ओर खिसकना ये दर्शाता है कि वस्तु अपनी कीमत में बिना परिवर्तन बिना किसी परिवर्तन की वस्तु की मांगी गई मात्रा में वृद्धि होती है। क्या भैया, वस्तु की जो मांगी गई मात्रा इसमें क्या है, वृद्धि होती है। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन का सही विकल्प है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर जाकर खत्म हो चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर 5 नंबर। देखिए, 5 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्न स्तरीय वस्तुओं को परिभाषित कीजिए, कुछ उदाहरण दीजिए। यानी इसके परिभाषित करना है और उसके कुछ उदाहरण भी देना है। 3 नंबर का बाबू आप लोगों का प्रश्न है।
आंसर देखिए, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, देख सकते हैं 2020, 2022 और इस साल भी बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया था। अब देखिए, अब आप लोग कहेंगे कि सर आप लोग जो बता रहे हैं क्या वही, देखिए यूपी में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग पेपर चेंज आते हैं, तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग जो है ईयर में क्वेश्चन पूछा आता। मान लीजिए किसी जिले में प्रयागराज में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक है, नोएडा में या इलाहाबाद जो प्रयागराज में तो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, वहीं बनारस में अलग क्वेश्चन हो गया, प्रतापगढ़ में अलग हो गया, ठीक है, लखनऊ में अलग क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो अलग अलग क्वेश्चन होता है, लेकिन यूपी बोर्ड में अलग अलग ही होते हैं, पेपर कोड चेंज होता है, ठीक है। तो जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया इसका उत्तर देखिए, निम्न स्तरीय वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनकी मांग उपभोक्ता की आय के विपरीत होती है, अर्थात जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो इन वस्तुओं की मांग कम हो जाती है, और जब उसकी आय कम होती है तो इन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, ठीक है। कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है, यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसका उदाहरण देखिए, जैसे मोटा अनाज व निम्न स्तरीय खाद्य पदार्थ, ये इसकी बात हो रही है कि देखिए जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो इन वस्तुओं की जो है मांग कम हो जाती है, ठीक है, और जब उसकी आय कम होती है तो इन वस्तुओं का मांग बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये निम्न स्तरीय वस्तुएं, इसका परिभाषा दिया गया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो 5 नंबर क्वेश्चन भी मैंने बता दिया है। अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं 6 नंबर। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि बाजार मांग से क्या अभिप्राय है, इसके बारे में बताइए, ठीक है। 2022 बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। उत्तर देखिए, बाजार में किसी वस्तु के सभी क्रेताओं द्वारा की गई कुल मांग को बाजार मांग कहते हैं। किसी भी वस्तु के लिए बाजार मांग व्यक्ति विशेष के मांग वक्रों से प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। मांग वक्रों से क्या है, प्राप्त की जा सकती है, ये बाजार मांग से अभिप्राय है, ठीक है। तो जो 6 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट, वीडियो को रोक लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का और बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ताकि आपको जो तैयारी है और आप लोग भी अच्छे से नंबर ले पाए, 95% अर्थशास्त्र में ला पाएँ, ठीक है। तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा स्टूडेंट, डेडिकेशन लगा दीजिए, हर एक सब्जेक्ट को बराबर ध्यान दीजिए। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप इकोनॉमिक्स पर ध्यान दीजिए, लेकिन जो आपका वीक सब्जेक्ट है उस पर आप जिस पर 1 घंटे दे रहे हैं उस पर 2 घंटे दीजिए, ताकि वो भी कंप्लीट हो। 7 नंबर क्वेश्चन है कि उपभोक्ता का इष्टतम बंडल कहाँ स्थित होता है। जो इष्टतम बंडल है कहाँ पर स्थित होता है, एनसीईआरटी से लिया गया प्रश्न है। उत्तर देखिए, उपभोक्ता का इष्टतम बंडल ब्रैकेट में है सर्वाधिक अनिधिमान वाला बंडल बजट रेखा पर स्थित होता है। यह बजट रेखा के ऐसे बिंदु पर स्थित होता है जहां बजट रेखा अनिधिमान वक्र पर स्पर्श रेखीय होता है। क्या होता है, स्पर्श रेखीय होता है। तो ये 7 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं कि उपभोक्ता का इष्टतम बंडल कहाँ पर स्थित होता है, इसमें मैंने बाकायदा बता दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 8 नंबर प्रश्न है, मांग लोचदार कब होती है। तो जो मांग लोचदार है ये कब होती है, इसका आंसर देखिए। उत्तर, मांग लोचदार तब कहलाती है जब मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में, मांगी गई जो मात्रा है इसमें प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से अधिक होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए कॉन्सेप्ट छोटा सा है, इसका आंसर भी छोटा सा है, लेकिन 3 नंबर आपको बराबर दिया जाएगा। ये नहीं, देखिए जो आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है 3 से 4 लाइनों में क्या है कंप्लीट करके इसको ख़त्म कीजिए, ज़्यादा लाइनों में बोर्ड एग्जाम में मत लिखिएगा। तो जो मांग लोचदार कब होती है इसका आंसर देख सकते हैं, ठीक है, कि मांग लोचदार तब कहलाती है जब जो मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से अधिक होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है 9 नंबर। देखिए ये सभी अति लघु उत्तरीय के क्वेश्चन आंसर हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए, क्या दीर्घकाल में कुछ स्थिर लागत होती है। जो दीर्घकाल है इसमें क्या कुछ स्थिर लागत होती है, यदि नहीं तो क्यों, ठीक है भैया, यदि नहीं होती है तो क्यों नहीं होती है, बताइए इसका आंसर। देखिए एनसीईआरटी से लिया गया है 2020, 2022 और इस सवाल भी बोर्ड एग्जाम में भैया पूछा गया। तो कितना इम्पोर्टेंट है कहने की आवश्यकता नहीं, बस आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं बताऊंगा नहीं, बस आप नोट करते चलिएगा। तो आंसर देखिए, उत्तर देखिए कि क्या दीर्घकाल में कुछ स्थिर लागत होती है, यदि नहीं होती तो भैया क्यों नहीं होती, वाई। देखिए उत्तर देखिए, नहीं।
दीर्घकाल में किसी फर्म की कोई लागत स्थिर नहीं होती है। दीर्घकाल में उत्पादन के सभी कारकों में परिवर्तन लाया जा सकता है। एक फर्म निर्गत के विभिन्न स्तरों का उत्पादन करने के लिए दीर्घकाल में दोनों कारकों के साथ साथ परिवर्तन ला सकता है। जो दोनों कारकों हैं इनके साथ साथ क्या कर सकता है भैया, परिवर्तन ला सकता है। ठीक है, तो जो 9 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर देख सकते हैं। ये भी भैया आप लोगों का VVI क्वेश्चन है। ठीक है, तैयार कर लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। ये देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, कारक अनुपातों की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। तो जो कारक अनुपात है इसके संकल्पना को हमें परिभाषित करना है। ठीक है, ये भी VVI क्वेश्चन से समझ लीजिए। जितने भी मैं क्वेश्चन इसमें बता रहा हूँ सारे चुनिंदा प्रश्न हैं और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर देखिए, कारक अनुपात उस अनुपात को बताता है जिसमें निर्गत उत्पन्न करने के लिए 2 कारकों को संयोजित किया जाता है। जो निर्गत क्या है, उत्पन्न करने के लिए 2 कारकों को क्या है, संयोजित किया जाता है। गले में प्रॉब्लम है स्टूडेंट तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, संयोजित किया जाता है। ये 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने बता दिया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, सीमांत उत्पाद क्या है। तो जो सीमांत उत्पाद है ये क्या है, इसके बारे में बताना है। 2022 और 2024 की बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आप लोगों का पूछा गया था। देखिए उत्तर देखिए, प्रति इकाई आगत में परिवर्तन के कारण उत्पादन ब्रैकेट में है निर्गत में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत उत्पाद कहते हैं। उत्पादन मात्रा में एक इकाई के बढ़ाने या घटाने पर कुल लागत में जो परिवर्तन होता है वही सीमांत उत्पाद है। ठीक है, वही क्या है भैया, सीमांत उत्पाद है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि सीमांत उत्पाद क्या होता है। ठीक है, सीमांत उत्पाद किसे कहते हैं, इससे आशय क्या है। तो ये सभी अथवा करके क्वेश्चंस आएंगे। इसका आंसर यही होगा, यही आप लोगों को लिखना है। इसका ये परिभाषा है। ठीक है, किसी भी टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए आंसर यही दीजिएगा जब परिभाषा से रिलेटेड हो, जब आपको लगे कि हाँ ये परिभाषा है। ठीक है, और जो मैंने आपको विकल्प दिए हैं कि आशय परिभाषित कीजिए, स्पष्ट कीजिए, ये सभी इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। देखिए इसमें देखिए कि सीमांत उत्पाद में कि देखिए सीमांत उत्पाद हो गया कुल उत्पाद में परिवर्तन, फिर बटा देखिए परिवर्तनशील साधन की इकाइयों में परिवर्तन। ठीक है, ये सीमांत उत्पादन से है। ठीक है, अगला प्रश्न है 12 नंबर, पैमाने के प्रतिफल का अर्थ लिखिए। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो पैमाने का प्रतिफल है इसका हमें क्या करना है, अर्थ लिखना है। देखिए उत्तर है, पैमाने के प्रतिफल से आशय है उत्पादन के सभी साधनों को एक ही अनुपात में बढ़ाना। अतः पैमाने के प्रतिफल के अंतर्गत सभी साधनों की मात्राओं में एक समान अनुपात में परिवर्तन करने पर कुल उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। कुल उत्पादन पर क्या है, पड़ने वाले जो प्रभाव है उसका अध्ययन किया जाता है। तो जो 12 नंबर क्वेश्चन था इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं, 12 नंबर क्वेश्चन भी। ठीक है, मैं इसमें और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूड किया है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपकी तैयारी को अच्छे से कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, अगला यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछा गया भैया। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, हाँ यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। हमें क्या है, कोई 3 विशेषताएं लिखना है। 2020 और 2024 के NCERT पैटर्न पर ये आधारित क्वेश्चन है और पूछा गया था बोर्ड परीक्षा में। उत्तर देखिए, एक पूर्णतया प्रतिस्पर्धात्मक बाजार के परिभाषिक लक्षण निम्न प्रकार से हैं। जो परिभाषिक लक्षण है वो इस प्रकार से हैं, निम्न प्रकार से हैं। देखिए सबसे पहला है, बाजार में बड़ी संख्या में क्रेता एवं विक्रेता होते हैं। भैया बड़ी संख्या में, जी हाँ, क्रेता और विक्रेता होते हैं। ठीक है, क्रेता और विक्रेता, विक्रेता यानी जो सामान बेचता है, क्रेता जो लेता है। ठीक है, होते हैं। दूसरा है, प्रत्येक फर्म एक रूप वस्तु का उत्पादन एवं विक्रय करती है, अर्थात एक फर्म के उत्पाद तथा किसी अन्य फर्म के उत्पाद में भेद नहीं किया जा सकता। तीसरा है, जानकारी पूर्ण होती है, यानी पूर्ण प्रतियोगिता में जो विशेषताएं इनकी जानकारी क्या है वो पूर्ण होती हैं। तो ये 13 नंबर क्वेश्चन भी मैंने बता दिया है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर आप लोग ज़्यादा जानकारी के लिए, जैसा कि मैं बताता हूँ, आप लोग क्या है वीडियो को आराम से स्क्रीन पर टेक करके
क्या क्लिक करके रोक लीजिए, और क्वेश्चंस को लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, लिख लीजिए, नहीं तो टिक लगा लीजिए क्वेश्चंस को, क्योंकि भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं बार बार बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी रिसर्च लगा है, काफ़ी मेहनत लगा है, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए। बहुत ही मेहनत लग रहा है इस वीडियो को बनाने के लिए, तो कर दीजिए, और जिस भी टॉपिक पर आप लोग कमेंट करेंगे वो मैं वीडियो लाने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है स्टूडेंट, 14 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पर, बाजार का अर्थ लिखिए। जो बाजार है इसका आपको अर्थ लिखना है। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर देखिए, बाजार वो व्यवस्था है जो क्रेताओं तथा विक्रेताओं को एक दूसरे के संपर्क, देखिए एक दूसरे के संपर्क, यहाँ पर देखिए संपर्क हो जाएगा, ठीक है, एक दूसरे के संपर्क में लाकर वस्तुओं तथा सेवाओं की क्या है, बिक्री एवं खरीद को सुविधाजनक बनाता है। बाजार क्या होता है भैया, वही होता है मार्केट, कि हम जाते हैं सामान लेने, जो दुकानदार होता है वो सामान देता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक दूसरे के संपर्क में लाकर वस्तुओं तथा सेवाओं की बिक्री एवं खरीद को क्या है, सुविधाजनक बनाता है। ठीक है, उसे पैसा कमाने और मुझे वो सामान ज़रूरत है, ठीक है, उसको अन्य किसी चीज़ की ज़रूरत है और हमको भी किसी अन्य चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, तो बाजार का अर्थ यही होता है। तो ये 14 नंबर क्वेश्चन भी मैंने बता दिया है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि इकाई कर लगाने से एक फर्म के पूर्ति वक्र को किस प्रकार प्रभावित करता है, इसके बारे में बताइए। ये भी बाबू आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए उत्तर है, प्रति इकाई कर लगाने से फर्म का पूर्ति वक्र बाईं ओर खिसक जाता है, अतः किसी भी दी गई बाजार कीमत पर अब फर्म निर्गत की अधिक इकाइयों का उत्पादन करती है। जो फर्म निर्गत है इसकी जो अधिक इकाइयां हैं इसको क्या है, उत्पादन ये करती हैं। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था 15 नंबर कि इकाई कर लगाने से एक फर्म की पूर्ति वक्र को किस प्रकार प्रभावित करता है, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर आप देख सकते हैं, आंसर मैंने बता दिया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर दिया हुआ है 16 नंबर क्वेश्चन, संतुलन कीमत से आप क्या समझते हैं। देखिए संतुलन कीमत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तर है, संतुलन कीमत वो कीमत होती है जिस पर किसी वस्तु की बाजार मांग उसकी पूर्ति के बराबर होती है। यानी जो भी वस्तु इसकी बाजार मांग क्या होती है, वो उसकी पूर्ति के बराबर होती है। ठीक है, देखिए संतुलन कीमत बाजार मांग बराबर बाजार पूर्ति। ठीक है, संतुलन कीमत भी इसमें बाजार मांग भी है और बाजार की पूर्ति भी हो रही है। ठीक है, ये संतुलन कीमत से परिभाषा है, इसका आशय है, इसका उदाहरण है, उदाहरण नहीं इसका आशय है। ठीक है, स्पष्ट है, आशय है, और परिभाषित कीजिए। इससे आप क्या समझते हैं पूरी चीज़ें को बता दिया गया है 16 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, श्रम का सीमांत संप्राप्ति उत्पाद किसे कहते हैं। जो श्रम का सीमांत है संप्राप्ति उत्पाद किसे कहते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तर देखिए, श्रम की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए उसे जो अतिरिक्त लाभ प्राप्त होते हैं वो सीमांत संप्राप्ति तथा सीमांत उत्पाद के गुणनफल के बराबर है। इसे ही श्रम का सीमांत या संप्राप्ति उत्पाद एल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखिए कितना अच्छे से क्वेश्चन पूछा गया कि श्रम का सीमांत या संप्राप्ति उत्पाद किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका भी आंसर देख सकते हैं कि इसे ही श्रम का सीमांत संप्राप्ति उत्पाद एल कहते हैं। ठीक है, अथवा लगकर क्वेश्चन पूछा गया जाएगा कि संप्राप्ति किसे होते हैं, तो यही आप लोगों को लिखना है। ठीक है, तो ये 17 नंबर क्वेश्चन में मैंने बता दिया है। अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है अति लघु उत्तरीय का, समर्थन कीमत से क्या समझते हैं। ठीक है, 3-3 नंबर का क्वेश्चन है स्टूडेंट, और आपके बोर्ड एग्जाम में खासकर क्लास 12th में 8 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 8 तिरिक 24 नंबर तो आप लोगों का इसी में फिक्स हो जाएगा। किसमें, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। बस आप लोगों को तैयार कर लेना है। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि समर्थन कीमत से क्या अभिप्राय है। उत्तर देखिए, समर्थन कीमत सरकार द्वारा उत्पाद की खरीद के लिए, सरकार द्वारा जो उत्पाद की खरीद है, खरीद के लिए किसानों को प्रदान की जाने वाली सुनिश्चित न्यूनतम कीमत होती है। प्रायः ये संतुलन कीमत के ऊपर होती है। ये कीमत किसानों को उनकी आय को विनियमित करने के लिए प्रदान की जाती है। जो किसान होते हैं उनकी आय को क्या किया जाता है, विनियमित करने के लिए स्टूडेंट ये प्रदान की जाती है। तो जो भैया हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने बता दिया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है।